अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 3 का लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आवर लेसन नेम इज द रेड रोज। हमारे लेसन का जो आज हमने लेसन पढ़ना है उसका क्या नाम है? द रेड रोज। रेड रोज मतलब क्या होता है? सुर्ख गुलाब। रेड रोज, आप सबको इतने रोजेस तो देखे ही होंगे, फ्लावर्स, तो उनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। तो रोज जोन है वो फ्लावर की एक किस्म है। रोज क्या है? फ्लावर की एक किस्म है। रोज क्या है? Rose is a type of flowering shrub. Its name come from a Latin word rosa. ये एक लातीनी जुबान के लफ्ज से निकला है, रोजा से रोज। ठीक है, रेड रोज। आज हम पढ़ेंगे रेड रोज की कहानी। रेड रोज क्या है? एक फूल है। फूल आपको पता है बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, उनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और हमें बहुत पसंद भी है। रेड रोज जो है वो तो तकरीबन सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। रोज सिर्फ रेड ही नहीं होता, डिफरेंट कलर में भी होता है, येलो कलर में, ब्लैक कलर में, डिफरेंट कलर्स में भी पाया जाता है। लेकिन आज जो आप यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे वो रेड रोज यानी कौन सी? सुर्ख गुलाब, लाल जो गुलाब है उसकी। रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब, और रेड मतलब सुर्ख या लाल। ठीक है, द रेड रोज, सुर्ख गुलाब। तो आज की हम ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक रेड रोज की क्या कहानी थी, किस तरह से उसने सरवाइव किया, वो कहाँ पे रहता था। तो चलिए आप मुझे बताएं, रोजेस कहाँ पे रहते हैं, मतलब फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं? वेरी गुड, फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं? गार्डन्स में होते हैं। गार्डन्स की जो खूबसूरती है वो फ्लावर्स की वजह से ही इतनी ज्यादा प्यारी हो जाती है। तो आज हम इस स्टोरी में यही चीजें पढ़ेंगे। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once there was a beautiful red rose living in a small garden. Once का मतलब होता है एक दफा। Once there was a beautiful red rose living in a small garden. एक दफा एक beautiful खूबसूरत सुर गुलाब एक छोटे बाग में रहता था, along with many kinds of colorful flowers and vegetables. Along का मतलब होता है साथ, along with जो उनके साथ थे, मैनी काइंड्स बहुत किस्म के, कलरफुल रंग बिरंगे, फ्लावर मतलब फूल, एंड वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां। यानी कि वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एक दफा एक खूबसूरत सुरगुलाब छोटे बाग में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों और सब्जियों के साथ रहता था। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, अलोंग मीन साथ, कलरफुल रंग बिरंगे, वेजिटेबल सब्जियां। अंडरस्टैंड? दे ऑल टॉक टू ईच अदर एंड थैंक्ड अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग। दे ऑल टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, बातें करना, बोलना। दे ऑल टॉक टू ईच अदर एंड थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग। वो तमाम एक दूसरे से बातें करते थे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करते थे। टॉक मीन बातें करना, ईच अदर एक दूसरे, ब्लेसिंग मीन नेमतें। अंडरस्टैंड? दे ऑल टॉक टू ईच अदर एंड थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग। वो एक दूसरे से बातें करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी है, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है हम सबके लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम लोग हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहें। A little sparrow who visited the garden and the red rose were friends. A little sparrow एक छोटी चिड़िया, स्पैरो किसको कहते हैं? चिड़िया को। who visited the garden जो बाग में आती थी, तशरीफ लाती थी। आना, visited का मतलब हम कह सकते हैं। and the red roses were friend, और वहाँ के जो सुर्ख गुलाब थे वो उसके दोस्त बन गए थे। विजिटेड का मतलब क्या होता है? तशरीफ लाना। अ लिटिल स्पैरो हु विजिटेड द गार्डन एंड द रेड रोजेस वर फ्रेंड्स। एक छोटी चिड़िया बाग में आती थी और वहाँ के जो सुर्ख गुलाब थे वो उसके दोस्त बन चुके थे। दे यूज टू चैटर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चैटर कहते हैं चहचहाने को। अब चिड़िया बातें तो नहीं ना करती, वो जो बोलती हैं उनके बोलने को क्या कहते हैं? परिंदों के बोलने को क्या कहते हैं? चहचहाना कहते हैं। तो वो यहाँ पे चैटर किसको कहते हैं? चहचहाने को। दे यूज टू चैटर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो जब उन सुर्ख गुलाबों के पास आती थी तो वहाँ पे उनके साथ तमाम चीजों के बारे में बातें करती थी, जो जो उसने सारा दिन किया होता था। दे यूज टू चैटर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो उनके साथ हर एक और तमाम चीजों के बारे में चहचहाती थी या बातें करती थी। अंडरस्टैंड? वेरी गुड।
One day a cool breeze was blowing and all the flowers in the garden were laughing. One day, एक दिन, a cool breeze, cool कहते हैं ठंडे को, और breeze किसको कहते हैं, हवा को. One day a cool breeze, एक दिन ठंडी हवा was blowing, blowing का मतलब होता है उड़ना, तो हवा का मतलब हो जाएगा चलना, आप इसको चलने में भी कह सकते हैं. One day a cool breeze was blowing, एक दिन ठंडी हवा चली, and all, और तमाम, The flower in the garden, garden में मौजूद तमाम फूल, were laughing, laughing मतलब हंसना, यानी कि जो बाग में जितने भी फूल थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था. One day a cool breeze was blowing and all the flowers in the garden were laughing. एक दिन जब ठंडी हवा चली तो तमाम बाग में मौजूद फूलों ने हंसना शुरू कर दिया. When का मतलब होता है जब. तो ये हमारा पेज यहाँ तक कंप्लीट हो गया. तो इसमें अभी तक आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, आपने एक रेड रोज के बारे में, ये स्टोरी है, उसमें आपने देखा कि रेड रोजेस जो सी हैं वो एक गार्डन में रहते हैं. आपको पता है ना, फूल सारे बागों में रहते हैं और वो पौधों में खिलते हैं. तो इस तरह से वो एक रेड रोज जो है वो बाग में रहता है और उसके साथ बहुत सारे और भी फूल होते हैं और वहाँ पे सब्जियां भी होती हैं, उनके साथ वो वहाँ पे रहता है. वो सब एक दूसरे से बातें भी करते हैं और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं. वहाँ पर एक छोटी चिड़िया भी आती है. आपको पता है ना, चिड़िया वगैरह दरख्तों में अपना घोंसला बनाती है, तो बाग में दरख्त भी होते हैं, इसलिए वहाँ पे परिंदों का तो आना जाना रहता है. इसलिए वहाँ पर एक चिड़िया आती है और उसकी वहाँ पे जो मौजूद रेड रोजेज होते हैं उनकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है. वो उनके साथ तमाम बातें करती है. दे यूज टू चैटर अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वो उनके साथ तमाम बातें करती है, उसने दिन में जो भी किया होता है हर चीज के बारे में उनके साथ आके बातें करती है. एक दिन क्या होता है, एक दिन बहुत ठंडी हवा चलती है और तमाम फूल जो होते हैं बाग में मौजूद तमाम फूल हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फूलों को तो हवा पसंद है ना. ठीक है, अब हम यहाँ तक आपको समझ आ गया. इस पेज पे अब हम कुछ ग्रामेटिकली चीजें देख लेते हैं. तो नाउन के बारे में तो आप सबको पता ही, आपने प्रेप क्लास में भी पढ़ा, 1 में भी पढ़ा, फिर 2 क्लास में भी पढ़ा. तो नाउन के बारे में कोई मुझे बता सकता है नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. वेरी गुड. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जितने भी इस दुनिया में नाम हैं उन सबको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, स्कूल का नाम, हमारे मुल्क का नाम, आपकी बुक्स का नेम, ये सारी चीजें क्या हो गई? नाउन हो गई. तो अपनी स्टोरी में से कुछ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नाउन हैं. रेड, अगर एक अलग अलग करके हमने, रेड भी एक नाम है ना, रोज नाम है, गुलाब का फूल, फ्लावर्स तो कितने सारे होते हैं, फ्लावर्स तो भी एक नाम है, लेकिन जब उन फ्लावर्स को अलग अलग नाम दे दिए जाए कि ये वाला फूल है, ये वाला फूल है, तो उनके नाम बन जाएंगे. जैसे सनफ्लावर, जैस्मीन, लिली, ये तमाम नाम है ना फूलों के. तो इसी तरह से और इसमें कौन सा, जिस तरह से गार्डन, काइंड, फ्लावर, वेजिटेबल्स, स्पैरो, फिर से गार्डन, फिर फ्रेंड्स, इसी तरह से ब्रीज, ये सब चीजें क्या हैं? नाउन है. तो इसी तरह से अभी जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऐसे ही आपने पेंसिल से अपनी बुक पे तमाम नाउन्स को अंडरलाइन करना है. वेरी गुड. और आपको ये बात भी पता होगी कि तमाम नाउन जो से हैं वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं. जिस तरह ये गार्डन है ना, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी गुड, ये सिंगुलर है. और अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो ये क्या होगा, हम इसके आगे एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? गार्डन्स, यानी कि बागात. बिल्कुल इस तरह जैसे काइंड्स है, इसके आगे एस लगा हुआ है. सिंगुलर प्लूरल की बेसिक हमारे पास पहचान यही है ना, आइडेंटिफिकेशन यही है कि जिन वर्ड्स के आगे एस लगा होता है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं. तो इसी तरह इसके आगे भी एस लगे तो काइंड्स हो गया, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? काइंड. इसी तरह फ्लावर्स है तो इसका भी सिंगुलर क्या होगा? फ्लावर. वेरी गुड. इस तरह से ये आपने अपनी बुक में अंडरलाइन करने हैं नाउन और उसके ऊपर लिखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. वेरी गुड. ठीक है, एक तो हमने नाउन इसमें फाइंड आउट कर लिया. अब जो सेकंड चीज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे वो होगा एडजेक्टिव. आपने 2 क्लास में भी थोड़ा पढ़ा होगा, 3 क्लास हम इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी अहमियत क्या है. द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. जब आप किसी चीज की, यानी कि किसी भी चीज की कोई अच्छी बात या बुरी बात बताते हैं तो वो उसका एडजेक्टिव होता है. और एडजेक्टिव को हम इसमें सिफ्त कहते हैं. सिफ्त कहते हैं ना, ये तो बहुत अच्छा है या ये बहुत सुस्त है, तो ये सारी चीजें उसकी सिफ्त में आ जाती हैं, तो उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है,
तो वो तमाम अल्फाज जो किसी नाउन की अच्छाई यानी क्वालिटी और डिसक्वालिटी यानी उसकी खूबियां और खामियां बयान करे तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंट आयशा, तो आयशा तो एक नाम है ना, उससे पहले क्या लगा दिया, इंटेलिजेंट यानी कि अक्लमंद, होशियार, लाइक, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग कह लें स्लो टर्टल, टर्टाई स्लो होते हैं ना, तो स्लो उनसे पहले लग गया, तो ये हमारे पास स्लो जोन से एक एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से बिल्कुल आपने अपनी स्टोरी में आपने देखना है, अभी जो आपने पैराग्राफ पढ़ा आपने यहाँ पर देखना है कि आपके पास क्या क्या जोन से हैं एडजेक्टिव आपके पास पाए गए हैं। तो अपने लेसन के नेम से स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखिए अभी हमने जब अलग अलग पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि कंबाइन सॉरी सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। तो रेड एक नाम है, सुरख एक नाम है ना, कलर्स तो कितने सारे होते हैं, हर कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह के नाउन्स, ठीक है, किसी एनदर नाउन के साथ जुड़े और फिर वो बताएं कि उसकी वो खसूसियत को जाहिर करें, तो फिर वो वहां पे नाउन नहीं बनते, वहां पे एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब जो रेड है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव, आप देखें रोज, रोज फूल, गुलाब, गुलाब तो कितने सारे होते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ गुलाब जो हैं वो रेड कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, ऐसे ही है। तो इससे पहले लग गया रेड, यानी हमें पता चल रहा है एक स्पेसिफिक बात उन्होंने बता दी कि यहाँ पे आप सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, रेड रोजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेड यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अंडरस्टैंड, रेड आपके पास क्या बन जाएगा, एक एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये गुलाब के जो फूल है उसकी खूबसूरत जाहिर कर रहा है कि वो रेड कलर का है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो वो तमाम अल्फाज जो किसी की खसूसियत जाहिर करें वो क्या हो जाते हैं, उसके एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह रेड यहाँ पर अगर हम इसको कंबाइन लिखा हो, कहीं पे सिर्फ एक रेड आ दे तो एक नाउन होगा क्योंकि वो एक नाम है। लेकिन अगर वो किसी और नाउन की खसूसियत जाहिर करे, उसकी खूबी के बारे में बताए, उससे रिलेट करे, तो फिर वो वहां पे एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं और अपनी स्टोरी में देखते हैं कि और क्या क्या है। जैसे कि ब्यूटीफुल, रेड रोज, अब रेड रोज तो कितने सारे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ थोड़े से कम ब्यूटीफुल होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, खूबसूरत। अब सारी चीजें कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं, तो जो अच्छी होंगी उनके साथ हम ब्यूटीफुल लगा देंगे, जो अच्छी नहीं होंगी उनके साथ हम लोग अगली लगा देंगे। तो इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक एडजेक्टिव हो गया। और उसके बाद हमारे पास स्मॉल गार्डन, बाग तो अब कितने सारे हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। अब स्मॉल गार्डन यानी हमें पता चल रहा है स्मॉल से बाग की हुसूसियत पता चल रही है, बाग के बारे में पता चल रहा है कि बाग कैसा है, छोटा बाग है। बिल्कुल इसी तरह कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स तो कितने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, कुछ थोड़े लाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ हमें एक खसूसियत पता चल रही है कि फ्लावर कौन से हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास लिटिल स्पैरो, चिड़िया तो कितनी सारी होती है, इसी तरह लिटिल उसकी खसूसियात जाहिर कर रही है कि कौन सी चिड़िया है, छोटी चिड़िया है। फिर इसी तरह कूल, अब हवा, हवा तो कभी ठंडी होती है कभी गर्म होती है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया कि हवा कौन सी है, ठंडी हवा चल रही है। तो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन का जब कोई भी लफ्ज किसी नाउन की जो क्वालिटी और डिसक्वालिटी को जाहिर करता है तो वो क्या बन जाता है, उसका एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें सबसे पहले नाउन देखा, फिर हमने एडजेक्टिव देखा। अब जो चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वो होगा हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या होता है, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब आपने 2 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वर्ब के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपने बहुत केयरफुली समझना है, ध्यान से इसको देखना है कि वर्ब क्या है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, तमाम अल्फाज जिनमें से किसी का काम होना मतलब पता चल रहा हो कि यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, वो वर्ब, वो वाले जो अल्फाज होते हैं वो वर्ब बन जाते हैं। जैसे कि इस टाइम आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से पढ़ना क्या है, यहाँ पे वर्ब है, पता चल गया आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी तरह सोना, उठना, आना जाना, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो अब इसी तरह से आपने अपनी स्टोरी में से कुछ वर्ड्स को पॉइंट आउट करना है। जिससे हमारे पास फर्स्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, लिविंग। लिविंग का मतलब रहना। एक और चीज मैं जो आपको अब बताती चलूं, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, वो तमाम वर्ड जिनके आगे ING लगा हो वो वर्ब को शो करते हैं। आपने आपने पढ़ा है ना 2 क्लास में, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पढ़ी है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसी तरह से वो तमाम वर्ब
सिर्फ वर्ब्स जिनके आगे ing लग जाए वो भी वर्ब्स की फॉर्म में आती हैं, वो वर्ब्स, और वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती हैं। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो तमाम वर्ड जिनके आगे ing लगा हो वो हमारे पास वर्ब्स में इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे लिविंग का मतलब रहना, कि यहाँ से काम जाहिर हो रहा है कि जो सूरज गुलाब है वो बाग में रहता है, मतलब आता जाता नहीं है, वो वहां पर रहता है। इसके अलावा और यहाँ पे हमारे पास टॉक्ड, दे ऑल टॉक टू ईच अदर। अब दे ऑल ईच अदर, वो एक दूसरे से, तो कोई बात काम तो जाहिर ही ना हुआ यहाँ पे, वो हमें क्या पता वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं, लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड वर्ब का नहीं दिया होगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? टॉक्ड क्या है? वर्ब, यानी कि बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और ईडी लग गया इसके आगे, तो ये तो सेकंड और थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ईडी जोन सा है, ठीक है। इसके बाद थैंक्ड आ गया, शुक्र अदा करना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास विजिटेड भी वर्ब है, आना, तशरीफ लाना। चैटर, चहचहाना भी वर्ब है। और उसके बाद ब्लोइंग भी वर्ब है, जैसे उड़ना, अब हवा का चलना उड़ना। और लाफिंग, हंसना भी हमारे पास वर्ब है। तो देखें इधर भी ing था तो ये वर्ब था, इधर भी ing है ये वर्ब है, इधर भी ing है और ये वर्ब है। जितने भी जो काम हो रहे हो और उनके साथ ing लगा हो तो वो क्या हो जाते हैं? वो वर्ब बन जाते हैं। अंडरस्टैंड? पहले आपने अपना वर्ड देखना है कि आपका वर्ड क्या है। अगर तो वर्ड वहां पे कोई काम कर रहा होगा और उसके साथ ing लगा होगा तो इट्स मीन वो क्या है? आपके पास वो वर्ड वहां पर वर्ब है। अंडरस्टैंड? ठीक है, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। और जो ing वाले वर्ड्स होते हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये पेज हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। When suddenly a tennis ball fell in a garden near the rose plant. एक दिन क्या होता है? जब अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। अ टेनिस बॉल फेल इन दी गार्डन नियर दी रोज प्लांट। टेनिस बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, टेनिस बॉल जो सी है वो बाग में गिर जाती है सुरख पौधों के करीब। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। और फेल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। एक दिन अचानक जौन सा है वो सुरख फूलों के पास एक टेनिस बॉल बाग में गिर जाती है। अ चाइल्ड रन टू द गार्डन टू फाइंड द बॉल। अ चाइल्ड, चाइल्ड किसको कहते हैं? बच्चे को। रन का मतलब भागना, टू द गार्डन, गार्डन की तरफ भागा, टू फाइंड हिज बॉल, अपनी बॉल को ढूंढने या तलाश करने। फाइंड का क्या मतलब होता है? तलाश करना होता है। अ चाइल्ड रन टू द गार्डन टू फाइंड हिज बॉल। बच्चा अपनी गेंद को तलाश करने बाग की तरफ भागा। He noticed that the garden was very beautiful. He noticed, उसने नोटिस किया, that the garden was very beautiful, बाग बहुत खूबसूरत है। नोटिस करना, जायजा लेना, देखना आसपास, ठीक है। उसने जायजा लिया कि जो बाग है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब इसी तरह ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है हमारे पास? ग्रामेटिकली नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? ये क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, जैसे कि भी हमने पहले ही पढ़ा था। He plucked some of the small dices and plucked at the grass. Pluck का मतलब होता है तोड़ना। He plucked some of the small dices. Dices भी एक किस्म का फूल होता है, ठीक है। And plucked the grass. उसने एक dices का फूल तोड़ा और ग्रास को वहां से तोड़ा। Then he saw the red rose and was about to pluck it. तब उसने यहाँ वहां उसने then he saw the red rose. उसने वहां एक गुलाब का फूल देखा, सुरख गुलाब का फूल, and was about to pluck it. और उसको तोड़ने के बारे में सोचा। But the small thorns pricked his finger. थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। आपने लाल गुलाब के फूल तो देखे होंगे, उसके पे कांटे लगे होते हैं ना छोटे छोटे से। pricked his finger, उस prick का मतलब होता है चुभना, उसकी उंगली में चुभ गए। So he left the garden, तो उसने बाग को छोड़ दिया, यानी वो वहां से चला गया। And went back to his friend, और अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। All the other flowers were worried for the daisies and the rose. अब वहां पे बाकी जितने भी फूल थे वो वहां के डायसिस यानी जो एक किस्म का फूल था उसके बारे में और सुरख गुलाब के बारे में परेशान हो गए। आपको पता है जब हम फूल तोड़ देते हैं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि
पौधे अपना खाना कहाँ से लेते हैं? जमीन के नीचे से, मादनियात जो होती हैं वहां से, मिनरल से, और जो सूरज की रोशनी है वहां से। जब हम फूल तोड़ देंगे उसकी टहनी से, उसको जुदा कर देते हैं, तो फूल जो है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है। तो इस तरह जो बाकी आसपास के फूल थे वो डाइसिस और रेड रोज के बारे में परेशान हो गए थे। वरिड का मतलब क्या होता है? परेशान हो जाना। The next day the little sparrow fell into the garden. The next day the little sparrow flew into the garden and said, "Look, there are thick clouds in the sky. It is going to rain." The next day, अगले दिन the little sparrow flew into the garden. छोटी चिड़िया उड़ती, flew का मतलब होता है उड़ना। ये देख, तो यहाँ पे उड़ती हुई, the little sparrow flew into the garden. छोटी चिड़िया उड़ती हुई बाग में आती है and said, और कहती है, "Look, there are thick clouds in the sky. It is going to rain." आसमान में थिक क्लाउड्स यानी कि बादल हैं, इट इज गोइंग टू रेन, और क्या होने वाली है? बारिश होने वाली है। जब बहुत ज्यादा गहरे बादल, थिक मोटे मोटे बादल आ जाएं तो वो क्या होता है? बारिश होना शुरू हो जाती है। वो कहती है आके उनको को देखें, लुक देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में मोटे मोटे बादल हैं, इट इज गोइंग टू रेन, ये तो बारिश होने वाली है। क्लाउड्स मतलब क्या होता है? बादल। द रेड रोज नाइदर स्माइल्ड और रिप्लाइड। द रेड रोज जोन से नाइदर का मतलब होता है ना ही, तो स्माइल्ड यानी कि हंसा, और नोर ना ही, नोर रिप्लाइड और ना ही उसने कोई जवाब दिया। द स्पैरो आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई इज एवरीवन सैड। स्पैरो, द स्पैरो आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। द स्पैरो आस्क्ड, चिड़िया पूछती है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, व्हाई इज एवरीवन सैड, हर कोई उदास क्यों है? सैड का मतलब क्या होता है? उदास। द सनफ्लावर टोल्ड द लिटिल स्पैरो द होल स्टोरी। जो सनफ्लावर होता है सूरजमुखी का फूल, टोल्ड का मतलब होता है बताना, द लिटिल स्पैरो द होल स्टोरी, छोटी चिड़िया को तमाम कहानी बताता है। यानी जो गुजरे दिन में होता है, जब बच्चा आता है बोल लेने के लिए और वो किस तरह से डाइसिस और ग्रास को तोड़ के ले जाता है, वो इस बारे में, और रेड रोज को तोड़ने लगता है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं, वो ये सारी कहानी जोन है जो सनफ्लावर है वो स्पैरो को बताता है। ही बिकम अपसेट, वो क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। अपसेट का मतलब भी क्या होता है? उदास हो जाना। The little sparrow had an यहाँ upset का मतलब आप लोग परेशान में भी ले सकते हैं। The little sparrow had an idea and said, let's all pray to Allah to help us. Little sparrow, छोटी चिड़िया, had an idea, उसको एक ख्याल आता है। idea का मतलब क्या होता है? ख्याल। and said, let's all pray to Allah to help us, कि हम सब, चलो सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद करे। pray का क्या मतलब होता है? दुआ करना, ठीक है। All the plants and flower prayed silently for protection. Protection का मतलब होता है हिफाजत। All the plants and flower prayed silently for protection. तमाम जो उनसे फूल हैं वो अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत के लिए दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। The next morning when the red rose opened his eyes, the next morning अगली सुबह, when जब the red rose opened his eyes, सुरख गुलाब ने अपनी आंखें खोली, he saw that the little sparrow was sitting behind him. उसने देखा कि जो छोटी चिड़िया वो उसके पीछे बैठी हुई है। Why are you here so early? अब जो रेड रोज होता है वो उससे पूछते हैं, आस्क द रेड रोज जोन सा वो चिड़िया से पूछते हैं, Why are you so here so early? तुम यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? I have a good news for all of you. Just look at the gate of the garden. चिड़िया कहती है कि मेरे पास तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। I have a good news all of you. मेरे पास तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। Just look at the gate of the garden. बाग की तरफ का जो दरवाजा है सिर्फ उसकी तरफ देखें। They all saw that there was a fence around the garden and a notice board hanging on the gate. अब वो जब तमाम देखते हैं वो देखते हैं कि वहां पर एक बाड़ लगी है। फेंस का मतलब होता है बाड़। ये देखिए इस तरह की बाड़ होती है जो लकड़ी की इस तरह से लंबी लंबी स्टाइक के साथ खड़ी की जाती है, उसको हम लोग बाड़ कहते हैं, ताकि कोई जानबूझ के बार बार अंदर ना आ सके। Around the garden and a notice board hanging on the gate, और गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, ठीक है। नोटिस बोर्ड यानी जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर ये काम करना है या नहीं करना। The notice read, do not pick the flower. नोटिस पर जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा होता है? Do not pick the flower. यहाँ पे मौजूद कोई भी फूल ना तोड़े। The red rose was overjoyed. रेड रोज जोन सा है वो बहुत ज्यादा
सॉरी यहाँ पे हमने हैंगिंग का मतलब नहीं पढ़ा, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, ठीक है। द रेड रोज वाज ओवरजॉयड, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है टू सी द बोर्ड, बोर्ड को देख के, क्योंकि बोर्ड पे लग गया होता है कि यहाँ से कोई फूल नहीं तोड़ेगा, इस मतलब है रेड रोज को कोई वहां से तोड़ नहीं सकेगा, उसके दोस्तों से उसको कोई जुदा नहीं कर सकेगा। सून देयर वाज अ डार्क क्लाउड इन द स्काई, सून बहुत जल्द, देयर वाज अ डार्क मतलब अंधेरा या काले गहरे, क्लाउड्स इन द स्काई जल्दी ही आसमान में गहरे या स्याह काले बादल आ गए। देन इट स्टार्टिंग रेनिंग, और बारिश शुरू हो गई। ऑल द फ्लावर्स वर स्माइलिंग एंड थैंकिंग अल्लाह फॉर प्रोटेक्टिंग देम, और सबने मुस्कुराना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। दे वर चैटिंग अगेन, उन्होंने दोबारा से चहचहाना शुरू कर दिया। एवरीवन वाज हैप्पी इन द गार्डन, और गार्डन में मौजूद तमाम जो जितने भी लोग थे वो सब खुश हो गए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द रेड रोज। अंडरस्टैंड, आप सबको समझ आ गया कि रेड रोज में हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों इसमें से आपने सीखा भी क्या कि फूलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से हम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार होता है, इसी तरह फूलों की भी अपनी जिंदगी है, उनके भी अपने दोस्त होते हैं। हमें उनको उनके दोस्तों से या उनके बाग से जुदा नहीं करना चाहिए। फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, सिर्फ उनको देखें, उनकी खुशबू को महसूस करें, लेकिन उनको बिल्कुल भी मत तोड़ें। अंडरस्टैंड। तो ये थी आज की हमारी रेड रोज की स्टोरी। जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस पेज में नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को फाइंड आउट किया, बिल्कुल इसी तरह हमने इस पेज में भी करेंगे। तो नाउन और एडजेक्टिव आप लोग खुद यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक्स में कि क्या क्या यहाँ पर नाउन है, क्या क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्योंकि आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, जो हमने पीछे एडजेक्टिव पढ़े मोस्टली वैसे ही एडजेक्टिव यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं, तो आप लोग खुद अंडरलाइन करेंगे। अंडरस्टैंड। कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पर जिन्हें हम अब अंडरलाइन करते हैं। तो वर्ब देख लेते हैं कि यहाँ पे वर्ब क्या था। वो तमाम नाम जिनसे किसी ना किसी काम के तो होने का जाहिर पता चले, उन अल्फाजात से वो क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ब हैं। जैसे फेल है हमारे पास वर्ब, उसके बाद हमारे पास रन आ जाता है, भागना, फाइंड तलाश करना, और देन उसके बाद नोटिस्ड। ईडी वाले तो वर्ड आपको पता ही है ना। अच्छा ये देखिए, ये है फाइंड, मैंने कहा ये वर्ब है, तो ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, बिल्कुल ये बात भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है। फाइंड जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, फाउंड, फाउंड। इसी तरह रन है तो इसकी फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रन रन रन। अंडरस्टैंड। इसी तरह नोटिस आ गया, नोटिस में ईडी लग गया तो इसका मतलब यहाँ तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, नोटिस, यानी ई हम लोग साथ से हटा देंगे डी को। इसी तरह से आपने बाकी को भी देखना और इस पर अंडरलाइन करना है, ऊपर मार्क करना है कि आपको फर्स्ट फॉर्म लग रही है या सेकंड और थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्लग्ड आ गया, फिर सा, सी, सा, सीन, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्रिग्ड, लेफ्ट, लीव का मतलब लेफ्ट आ जाता है, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में इस्तेमाल होती है। वेंट, गो, वेंट, गोन, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वरीड, ये भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आती है। तो हमारे पास वरी, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है WORRY, वरी। उसके बाद फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, यानी कि उड़ना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। से, सेट, सेट, सेट भी हमारे पास सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है से। ये सब आपने अब अच्छी तरह से अपने माइंड में रखने, क्योंकि यही फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपकी बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट स्टोरीज में आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि इसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म क्या है, या अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या होगी, अगर ये फर्स्ट है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी। अंडरस्टैंड। इसी तरह से लुक, गोइंग, देखिए आईएनजी आ गया, तो ये गो जाना एक काम है ना, उसके साथ आईएनजी लग गया तो ये वर्ब बन गया। और ये कौन सी फॉर्म, नंबर कौन सा है इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। वेरी गुड। ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना स्माइल्ड, रिप्लाइड, आस्क्ड, हैपेंड भी हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद टोल्ड, बिकम, अपसेट, सेड हमने ऊपर भी पढ़ा, प्रे, हेल्प, प्रेड, ये देखें यहाँ पे ये थी इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रे, यहाँ पे प्रेड ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। ईडी वाले सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चले जाते हैं। प्रोटेक्शन, यहाँ पे आप लोग इसको वर्ब में भी ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड अगर होता तो ये वर्ब हो जाना था। ओपन्ड, आस्क्ड, लुक हमने ऊपर भी पढ़ा, सा भी हमने ऊपर पढ़ा था, सी, सा, सीन, तो मैंने ऊपर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब बताई थी,
सेकंड, वेरी गुड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद अराउंड, फिर हैंगिंग, आईएनजी लग गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया हमारे पास रीड, पिक, ओवरजॉयड, सी, देखिए सी, सा और सीन इसकी थर्ड फॉर्म, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर स्टार्टेड, स्माइलिंग, थैंकिंग, प्रोटेक्टिंग, आईएनजी लग गया हमारे पास, चैटिंग और हैप्पी। ये थे हमारे पास इसमें सारे वर्ब्स। अंडरस्टैंड? तो आपको पता चल गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। फर्स्ट जो होती है मोस्टली वो हमारे पास प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इन वर्ड्स की अच्छी तरह से पहचान कर लेनी है और जैसे जैसे मैंने आपको बताया आपने इसको अपनी बुक पे मार्क कर लेना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये सारा लेसन ट्रांसलेशन के साथ और मीनिंग्स के साथ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस की। लिसनिंग मतलब लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना, एंड स्पीकिंग मतलब बोलना। तो लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस में आप अपने सुनने और बोलने के ध्यान को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डायलॉग दिया गया है, जिस तरह से दो लोगों के बिटवीन या दो से ज्यादा लोगों के बिटवीन को इस तरह की फॉर्म में लिखा जाए और पता चले कि किसने कौन सी बात कही और उसके बदले में किसने उसका क्या जवाब दिया, तो उसको हम लोग डायलॉग कहते हैं, उर्दू में उसको मुकालमा कहा जाता है। इसको पढ़ के हम लोग अपना थोड़ा सा लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस क्लियर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। टीचर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्लावर एंड प्लांट्स इन द गार्डन। टीचर बच्चों से पूछ रही हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड द प्लांट्स इन द गार्डन। हम बाग में मौजूद जो फूल और पौधे हैं उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। अभी आपने रेड रोज की स्टोरी पढ़ी, आपने देखा कि रेड रोज जोन से जब उसको तोड़ने लगती है तो वो कितना परेशान हो जाता है। और अभी मैंने आपको तब लास्ट में भी बताया कि हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसी तरह टीचर यहाँ से आप पूछ रही हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट से कि जो बाग में मौजूद फूल और पौधे हम उनकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे से कहते हैं, वी कैन पुट अ फेंस अराउंड द गार्डन। हम बाग के इर्द गिर्द बाड़ को लगा सकते हैं। बाड़ लग जाएगी तो कोई आसानी से अंदर बाहर नहीं आ जा सकेगा। टीचर, दैट्स राइट, बिल्कुल दुरुस्त। नाउ टेल मी, शुड वी प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन टू प्ले विद देम। क्या हम लोगों को बाग से फूल तोड़ने चाहिए अपने खेलने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपको अपने खेल के लिए बाग से फूलों को तोड़ना चाहिए। वेरी गुड, नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स, नो वी शुड नेवर प्लग फ्लावर टू प्ले विद देम। हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए और उनसे खेलना नहीं चाहिए। अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट। अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत पौधों और फूलों की नेमत अता की है। इफ वी डू सो, अगर हम ऐसा करेंगे, दे विल बी हार्म्ड अस, दे आर सो लिविंग थिंग्स। तो ये नुकसानदेह होगा क्योंकि पौधे भी जानदार हैं। आपको पता है ना, पौधे भी जानदार चीज हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, बढ़ते हैं। तो जिस भी जानदार चीज को हम उसके दोस्तों से, उसके साथ से अलग कर देंगे तो उसके लिए नुकसानदाह होगा। और अभी मैंने आपको ये भी बात बताई कि पौधों को जब हम उनकी टहनी से तोड़ देते हैं, उन्हें जुदा कर देते हैं, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी जानदार हैं। टीचर, गुड, दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल, ये बिल्कुल अच्छा जवाब है। अंडरस्टैंड? तो इसको पढ़ने से हमें अब क्या पता चला कि अगर हमसे इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएं तो हम किस तरह से उनका इस तरह से आंसर कर सकते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग बाग में मौजूद पौधों और फूलों की हिफाजत कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं कैसे। वी कैन पुट अ फेंस अराउंड दी गार्डन, कि हम उसके इर्द एक बाड़ लगाकर उसकी हिफाजत कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम लोगों को फूल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ लें और उनसे खेलने के लिए इस्तेमाल करें, तो क्या ये अच्छी बात है। तो इसका आंसर भी आप लोग यहाँ से अच्छे से इसको पढ़ने के बाद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि फूलों को तोड़ना कितनी गलत बात है, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है कॉम्प्रिहेंशन फोकस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि भी आपने स्टोरी पढ़ी तो जिस तरह यहाँ पे टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे अब आपसे स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, उनके बारे में आपने बताना है। मैं आपको लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ दूंगी, आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है आपसे। सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं, उन सॉल्यूशंस से आंसर को आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद वहां से आंसर को रीड आउट करना है और अपनी नोटबुक्स में उसको नोट डाउन करना है। मैं आपके लिए एक दफा यहाँ पे आंसर भी रीड करूंगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर फाउंड इन द गार्डन।
बाग में कौन सी चीजें पाई जाती हैं या हमें बाग में कौन सी चीजें मिलती हैं, हम बाग में कौन कौन सी चीजें तलाश कर सकते हैं। तो अगर आप बाग में जाएं तो आपको वहां पे क्या क्या नजर आएगा। बाग में हमें बहुत सारे फूल नजर आते हैं, पौधे, दरख्त, घास, चिड़िया, बटरफ्लाईज, बहुत सारे परिंदे। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ नजर आती हैं, बाग में नजर आती हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका आंसर राइट आउट करना है। जैसे कि आपके सॉल्यूशंस में आपको आंसर दिया हुआ है कलरफुल फ्लावर्स यानी रंग बिरंगे फूल, ग्रीन ग्रास, सबज घास, ट्रीज, पौधे, वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स आर फाउंड इन द गार्डन। और खूबसूरत परिंदे हमें बाग में मिलते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। सेकंड है व्हाट डिड द बॉय डू, लड़के ने क्या किया। What did the boy do, लड़के ने वहां क्या किया था। The boy plucked some of the small dices and he also plucked at the grass। उसने क्या किया था, उसने वहां से एक डाइसिस जो एक किस्म का फूल है उसको तोड़ा था और कुछ घास जो सी थी उसने वहां से तोड़ी थी। Why was the red rose upset? Why was the red rose upset? जो सूरज गुलाब था वो उदास या परेशान क्यों था। गुलाब का जो फूल है वो उदास क्यों था, क्यों उदास था। द रेड रोज वॉज अपसेट बिकॉज द बॉय वॉज अबाउट टू प्लक इट। वो इस वजह से परेशान था क्योंकि छोटे बच्चे ने उसको तोड़ने की कोशिश की थी। What did the little sparrow ask the flower to do? छोटी चिड़िया ने फूलों को क्या करने के लिए कहा था। जब छोटी चिड़िया वहां पे आई, जब उसने देखा कि हर कोई उदास है, तो फिर उसने फूलों से क्या कहा था कि आप लोग क्या करें। उसने क्या कहा था, द लिटिल स्पैरो सेड लेट्स ऑल प्रे टू अल्लाह टू हेल्प अस। चलो सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी हिफाजत करे या हमारी मदद करे। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डिड दे सी द नेक्स्ट मॉर्निंग। उन्होंने अगली सुबह क्या देखा। अब जब उन्होंने दुआ मांगी, चिड़िया ने उन्हें कहा कि चले हम दुआ मांगते हैं, तो उसने नेक्स्ट डे तो उन सब ने बाग में क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा था। दे सा अ फेंस अराउंड द गार्डन। उन्होंने देखा था कि बाग के इर्द गिर्द क्या लग चुकी है, फेंस यानी कि बाड़, एंड नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड था विच कमांड, जिसपे लिखा था डू नॉट पिक द फ्लावर्स। पौधों को या फूलों को मत तोड़े, हैंगिंग ऑन द गेट ऑफ द गार्डन, जो कि गेट जो था गार्डन का गेट था, दरवाजा था, उसके ऊपर लटकाया गया था। अंडरस्टैंड? समझ आ गया आप सबको? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। मैंने अच्छे से आपके लिए इनकी उर्दू पढ़ दी, आपने इनको यहाँ से अच्छे से समझ के आपके जो सॉल्यूशंस हैं वहां से इनके आंसर्स को रीड आउट करके अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करना है और उनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे कह रहे हैं ये जो आपके पास फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं इनके सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा अल्फाजों को इकट्ठा करते हैं, मतलब एक साथ लिखते हैं, एक लाइन में लिखते हैं, और वो कोई अच्छा मायने दे, यानी उस पे बात क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक जुमला लिखा हुआ है, बाग में कौन सी चीजें पाई जाती हैं। बाग अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एक लफ्ज है, यानी कि एक वर्ड है। तो जब हमने मे भी है कि सब एक अलग अलग वर्ड है, जब हमने इनको एक तरतीब से लिख दिया और हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये एक सेंटेंस बन गया। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे वी कैन नॉट पुट अ फेंस अराउंड द गार्डन, यानी ये एक पूरा जुमला बन गया। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी कैन पुट अ फेंस अराउंड द गार्डन, हमें बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगा देनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं। अब इन वर्ड्स की मदद से आपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है विजिटेड, तो विजिटेड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, आना या तशरीफ लाना। तो जिस तरह आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, सेंटेंसेस बने गए हैं, मैं वही सेंटेंसेस आपके लिए उर्दू के साथ रीड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट वर्ड है हमारा विजिटेड। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट संडे, यानी कि मैं जो पिछली इतवार गुजरी उस दिन मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए गया। नेक्स्ट वर्ड है प्लग। प्लग का क्या मतलब था, तोड़ना। द बॉय प्लग द स्मॉल डाइसेस, लड़के ने छोटा फूल जो एक किस्म का फूल है उसको तोड़ा। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, हिफाजत करना। एन ओल्ड मैन मेड अ प्रोटेक्शन वॉल अराउंड द पार्क, एक बूढ़े आदमी ने पार्क के इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए एक दीवार बना दी। नेक्स्ट है हमारे पास फेंस। फेंस मतलब बाड़। इसको हम क्या, इसका सेंटेंस है दे मेड अ फेंस अराउंड द गार्डन, उन्होंने बाग के इर्द गिर्द एक बाड़ बनाई। चैटिंग, चैटिंग मतलब चहचहाना। हिरा वाज चैटिंग टू हर फ्रेंड, या चैटिंग मतलब बातचीत करना भी हो सकता
सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चिड़िया तो चहचहाती है ना, वो बात नहीं करती ना, तो चैटिंग का मतलब बातचीत करना भी हो सकता है। हीरा वाज चैटिंग टू हर फ्रेंड, हीरा अपनी दोस्त के साथ बातचीत कर रही है। अंडरस्टैंड? तो ये थे हमारे वर्ड्स एंड टेंसेस, इनको भी आपने अपनी कॉपीज पे, नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी नंबर 3 में फोनिक फोकस, यानी अपने वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को आप फोनिक्स फोकस के जरिए किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। रीड द सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड ऑफ द लेटर सी एंड जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट और हार्ड साउंड क्या होता है। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम आवाज, सॉफ्ट साउंड यानी नरम आवाज वाले हरूफ, और हार्ड साउंड यानी कि सख्त आवाज वाले हरूफ। नरम यानी जिन्हें बोलने में बहुत पोलाइट हो और उन्हें बोलना, उन्हें सुनना भी हमें अच्छा लगे, और सख्त आवाज यानी हार्ड साउंड यानी जो बोलने में थोड़े से हार्श किस्म के हो, वो हमारे पास आ जाते हैं हार्ड साउंड में। तो मोस्टली जो सॉफ्ट और हार्ड साउंड है वो हम लोग पढ़ते हैं सी और जी के। देखें यहाँ पे भी उन्होंने आपको कौन से कहा है, सी एंड जी। मोस्टली जो सॉफ्ट और हार्ड साउंड पढ़े जाते हैं वो किनके पढ़े जाते हैं, सी और जी के पढ़े जाते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन सा वर्ड जोन सा है वो कब सी के साथ होगा तो वो सॉफ्ट साउंड करेगा, कब वो हार्ड साउंड करेगा। तो सी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड अलग होते हैं और जी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड्स अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कब, जब सी और जी किन वर्ड्स के साथ आएंगे तो ये सॉफ्ट साउंड कहलाएंगे, और किन वर्ड्स के साथ आएंगे तो ये हार्ड साउंड कहलाएंगे। when the letters C and G are followed by E, I, Y, they are pronounced softly। उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, सॉफ्टली पढ़ेंगे। जब भी C और G जोन सा है वो E, I और Y के साथ आ जाए, सॉफ्ट साउंड में E, I और Y के साथ आ जाए तो क्या साउंड करेगा, सॉफ्ट साउंड करेगा। फिर से रिमाइंड कर लें, जब भी C और G ई, आई और वाई के साथ आएगा तो उसकी आवाज कौन सी होगी, सॉफ्ट साउंड करेगी। और हार्ड साउंड में जब भी सी और जी ए, ओ और यू के साथ आएगा, ये देखें ए, ओ और यू के साथ आएगा तो वो हमारे पास कौन सा साउंड करेगी, हार्ड साउंड करेगी। सबसे पहले तो ये आपने अपने माइंड में रख लिया ना कि जब भी सी जोन सा है, सी के साथ अगर ई होगा, आई होगा या वाई होगा तो वो क्या साउंड करेगा, सॉफ्ट साउंड करेगा। इसी तरह जी के साथ भी अगर ई होगा, आई होगा, वाई होगा तो वो क्या साउंड करेगा, सॉफ्ट साउंड करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर सी के साथ ए, ओ और यू होगा, यानी सी के बाद ए आ रहा है, ओ आ रहा है या यू आ रहा है तो वो क्या साउंड करेगा, हार्ड साउंड करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर जी के साथ ए आ रहा है, ओ आ रहा है या यू आ रहा है तो वो क्या साउंड करेगा, हार्ड साउंड करेगा। तो ये तो आपको लिखने से पता चल गया ना, तो आपको पता चल गया, अगर लिखा हुआ आपके पास आ गया सी के साथ अगर ई डला है तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास सॉफ्ट में आ रहा है। और अगर आई आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये भी सॉफ्ट में है, वाई आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये भी सॉफ्ट में है। और इसी तरह अब बोलने से हमें कैसे पता चलेगा, यानी प्रोनाउंस करने से, सिर्फ बोला जाए, मैं आपको एक वर्ड बोलूं और मैं आपसे पूछूं कि मुझे जल्दी से बताएं ये सॉफ्ट है या हार्ड साउंड है, तो इसके लिए हमें साउंड्स की पहचान करनी पड़ेगी। जो सॉफ्ट साउंड ऑफ सी है, इट साउंड लाइक एस, ये किसकी आवाज निकालता है, एस यानी के सीन की। किसकी आवाज निकालता है, एस यानी के सीन की। जैसे कि ये देखें फेस, फेस किसकी आवाज निकल रही है, स यानी के सीन की। तो इसके साथ आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। सी के आगे क्या आ रहा है, आपने पिछले वाले वर्ड्स को नहीं देखना, आपने आगे वाले, अब देखिए अगर देखा जाए तो पीछे इसके ए आ रहा है तो ये तो हार्ड साउंड कर लेगा। नो, आपने पीछे वाले वर्ड्स को नहीं देखना, आपने जो सी के या जी के कमिंग वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको देखना है कि वो क्या है। तो सी का कमिंग लेटर क्या है, ई है, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट साउंड कर रहा है फेस। कौन सी आवाज निकल रही है इसमें से, स यानी के सीन की। बिल्कुल इसी तरह से फेंस, सी यानी के ई की आवाज, सॉरी एस यानी के सीन की आवाज निकल रही है, फेंस। ठीक है, तो अब प्रोनाउंस करने से हमें कैसे पता चलेगा, सी के वो तमाम अल्फाज सॉफ्ट होंगे जब उनकी आवाज सीन यानी के एस की निकलेगी। अंडरस्टैंड? और हार्ड वो कब होंगे, जब उसकी आवाज के की निकलेगी। इट साउंड लाइक के यानी के कैप। अब देखें सी के साथ अगर मैं जोड़ दूं, ए जोड़ दूं, सी ए पी कैप, तो ये उर्दू में काफ की आवाज निकालता है, कैप। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से जैसे कैच। ठीक है, हार्ड साउंड में इसके पास हमारे पास आ गया कूल, के की आवाज निकाल रहा है, काफ की आवाज। तो प्रोनाउंस में हार्ड साउंड सी के किसकी आवाज निकालते हैं,
के की आवाज निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम लोग जी के देख लेते हैं कि वो किससे प्रोनाउंस करते हैं। जी का जोन सा है वो सॉफ्ट साउंड जोन सा है वो प्रोनाउंस करता है ज, यानी कि जे यानी जीम की आवाज प्रोनाउंस करता है। किसकी आवाज प्रोनाउंस करता है? जीम की आवाज। जैसे कि जनरल या वेजिटेबल। अब देखिए जैसे वेजिटेबल, जीन यानी कि ज की आवाज, इसी तरह जिंजर, जीन यानी कि जीम की यानी जे की आवाज निकल रही है। तो जी के जितने भी सॉफ्ट साउंड हैं वो किसकी आवाज निकालते हैं? जे यानी कि जीन की आवाज निकालते हैं। देखिए जी के आगे आई आ गया, फिर इधर ई आ गया, तो दोनों में सॉफ्ट साउंड हमारे पास काउंट हो रहा है। और जो जी का हमारे पास हार्ड साउंड है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट से तो रिसेंबल नहीं करता है, वो किससे रिसेंबल करता है? गाफ से रिसेंबल करता है। जैसे कि गार्डन, गाइन की या गाफ की आवाज हमें देता है गार्डन एंड गम। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए इधर हमारे पास जी के बाद ए आ गया था तो हार्ड साउंड हो गया, जी के बाद यू आ गया तो हमारे पास हार्ड साउंड हो गया। तो सॉफ्ट और हार्ड साउंड क्या होते हैं? सॉफ्ट और हार्ड साउंड यहाँ पे आपने किसके पढ़े? सी और जी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड पढ़े। जब सी और जी ई आई और वाई के साथ आएगा तो वो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट साउंड बन जाएगा। और जब भी वो ए ओ और यू के साथ आएगा तो वो हार्ड साउंड बन जाएगा। जब हमने इसको प्रोनाउंसिएशन में हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? सी के जितने भी सॉफ्ट साउंड हैं उनकी आवाज निकलती है एस यानी के सीन की आवाज निकलती है, और जितने भी हार्ड साउंड है उनकी आवाज काफ यानी के के यानी के काफ की आवाज निकलती है। बिल्कुल इसी तरह से जी के जितने भी सॉफ्ट साउंड है वो जे यानी के जीम की आवाज देते हैं, और उर्दू में गाफ की आवाज देते हैं उसके हार्ड साउंड जोन से। अंडरस्टैंड? ये थी हमारे पास सी और जी के जो सॉफ्ट और साउंड लेटर्स हैं उनकी पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं उन्होंने हमें क्या किया। अंडरलाइन द वर्ड्स विद द सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी एंड सर्कल द हार्ड साउंड। अब वो कह रहे हैं जितने भी सॉफ्ट साउंड हैं उनके नीचे अंडरलाइन करें और जितने भी हार्ड साउंड है उनको सर्कल करें। तो सबसे पहले हम इन सब में सॉफ्ट साउंड ढूंढ लेते हैं। सॉफ्ट साउंड में देख लेते हैं आई हैव अ नाइस कैट नेम स्पाइस। नाइस। अब देखें सी के बाद क्या आ गया आपके पास? ई आ गया। नाइस किसकी आवाज निकल रही है बीच में से? स यानी के सीन की। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट में हमारे पास आ गया जिंजर। यहाँ आपने एग्जांपल में भी पढ़ा था जी किसके साथ आ गया? आई के साथ आ गया, और इधर ई के साथ भी आ रहा है। तो आई ई और वाई वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? सी और जी में वो सॉफ्ट साउंड करते हैं। इसी तरह जिंजर किसकी आवाज निकल रही है? जो यानी के जीम की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैंसी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा सेलिब्रेटेड, सी जोन सा ई के साथ आ गया। फिर उसके बाद दिसंबर। अब लाजमी नहीं है, ये भी बात आपने याद रखनी है कि लाजमी नहीं है सी और जी के वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में ही आए, वो मिड में भी हो सकते हैं। वर्ड के वो लेटर जोन से हैं वो लास्ट में भी हो सकते हैं। तो देखिए अब सी जोन था इसमें किस में आ रहा है? सी मिड में आ रहा है और सी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ये कौन सा साउंड करेगा? दिसंबर सीन की आवाज दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखें आपके पास लास्ट पे चला गया सी और ई, परफॉर्मेंस। देखें एस यानी सीन की आवाज दे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सारे सॉफ्ट साउंड इन लाइंस में। अब हम देख लेते हैं इन सेंटेंसेस में हार्ड साउंड कौन से हैं। हार्ड साउंड है हमारे पास कैट। देखिए कैट काफ यानी के की आवाज दे रहा है, और इसके बाद ए है, उसके बाद है गार्डन, फिर हमारे पास है ग्लू, देन है कूल। ठीक है, ये थे हमारे पास वर्ड्स। अब फिर देन हमारे पास आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज और ढूंढनी है। अब इसमें एक वर्ड ऐसा है जिसमें सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड दोनों हैं। अब वो आपने खुद इसको पॉइंट आउट करना है कि इस वर्ड जो सेंटेंसेस है, मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें कुछ एक वर्ड है वो सॉफ्ट में भी है और उसमें हार्ड साउंड दोनों पाए जा रहे हैं। तो आप लोग खुद उसको सर्कल करेंगे, उसको नोट डाउन और अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे कि वो कौन सा वर्ड है और उसमें से कितना पोर्शन उसका सॉफ्ट है और कितना पोर्शन उसका हार्ड है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस तरह ग्लास हमारा रह गया था, जी के बाद एल आ गया, तो ये भी ग्लास हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी फोकस। वोकैबुलरी फोकस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या चीज देखते हैं?
इंग्लिश पढ़ने या किसी भी वर्ड्स को या किसी भी जुबान के लिए ना हमारी वोकैबुलरी, उसको जुबान को अच्छा बनाने के लिए हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वोकैबुलरी फोकस में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हम एक वर्ड की जगह किस तरह से और दूसरे अल्फाजात जो से हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के फर्स्ट वर्ड है हमारा प्लग। प्लग का मतलब क्या हमने पढ़ा था, तोड़ना। तो प्लग की जगह हम एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टू पुल समथिंग आउट, किसी चीज को किसी चीज में से बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रोन का मतलब हमने पढ़ा था कांटा, अ स्मॉल शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ दिस सम प्लांट्स सच एज रोजेस। वो कह रहे हैं एक स्मॉल, बहुत ही छोटा सा नुकीला सा पॉइंट होता है जो कि तने के साथ लगा होता है, जैसे कि रोजेस के साथ लगा होता है। फेंस, बाड़ हमने पढ़ा था, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड और अ वायर स्पॉटेड विद स्पॉट्स that divided two areas of land as a boundary, जो एक बाउंड्री की फॉर्म में डिवाइड कर दें, कि बता दें या एक किसी एरिया को डिवाइड कर दिया जाए वुड्स की मदद से, उनकी वायर्स बना के, उनके स्ट्राइप्स बना के लंबी लंबी से उनको डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि आपने पीछे देखा था। और इसी तरह से प्रिक का मतलब क्या होता है, चुभना, अ स्मॉल, टू मेक अ वेरी स्मॉल होल इन समथिंग विद अ शार्प पॉइंट, कि एक बहुत ही नुकीली चीज से किसी भी चीज में बिल्कुल ही छोटा सा सुराख कर देना। जैसे निडल है, सुई, यानी वो कितनी बारीक होती है, अगर हमें चुभ जाए तो कितना छोटा सा सुराख कर देती है, उसकी चुभन भी कितनी ज्यादा होती है। तो आप इन सब वर्ड्स की जगह इन चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी फोकस में हम अपने वर्ड्स के मीनिंग्स को क्लेरिफाई करते हैं या देखते हैं कि किस तरह से हम एक ही वर्ड की जगह दूसरे वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपके पास मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन साइट वर्ड। मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन साइट वर्ड्स, ये कुछ साइट वर्ड्स दिए हैं, वो कह रहे हैं इनके सेंटेंसेस बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइट वर्ड्स होते क्या हैं। ये आपने 2 क्लास में भी पढ़ा होगा कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं। साइट वर्ड्स को हाईली फ्रीक्वेंटली वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी वो वर्ड जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे दिखने में बार बार आते हैं। साइट का मतलब क्या होता है, देखना होता है, यानी वो वर्ड जो हमारे दिखने में बार बार आते हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, बोथ, गार्डन, अर्ली, नोटिस, ये हमें, आपने अपनी स्टोरी में कितनी दफा पढ़े, आपने गार्डन भी कितनी दफा पढ़ा, आपने नोटिस भी कितनी दफा पढ़ा, अर्ली भी पढ़ा, बोथ भी पढ़ा। ये सारे वर्ड जो से आपने 3 नहीं तो 4 मरतबा तो रिपीट किए ही अपनी स्टोरी में। तो वो वर्ड जो बार बार रिपीट होते हो, जो हमारे दिखने में बार बार आते हो, वो क्या कहलाते हैं, साइड वर्ड्स कहलाते हैं। तो हम इनको पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर आप में इनके लिए मीनिंग्स आपके लिए यहाँ पे आपको बताऊंगी, और सेंटेंसेस आपके पास आपके सॉल्यूशंस में मौजूद हैं, वो आपके लिए एक दफा रीड आउट कर दूंगी उर्दू ट्रांसलेट के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बोथ का क्या मतलब होता है, दोनों। बोथ का क्या मतलब होता है, दोनों। बोथ ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट। बोथ ऑफ द स्टूडेंट, दोनों तालिबे इल्म वर एब्सेंट, छुट्टी पर थे या गैर हाजिर थे। ठीक है। गार्डन, गार्डन का क्या मतलब होता है, बाग। वेरी गुड। आई लव माई गार्डन, मुझे अपने बाग से मोहब्बत है। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ही मेक्स अप अर्ली इन, सॉरी, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाती है या उठ जाता है। नोटिस, नोटिस का मतलब क्या होता है, तवज्जो या जायजा लेना। दे हैंग अ नोटिस बोर्ड अराउंड द गार्डन, उन्होंने बाग के इर्द गिर्द एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ठीक है, ये थे हमारे पास साइट वर्ड थे। तो साइट वर्ड कौन से वर्ड होते हैं, वो वर्ड जो सेंटेंस में बार बार या हमारी स्टोरी में बार बार इस्तेमाल किए गए हों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रामर फोकस पर। ग्रामर फोकस में भी जब हमने स्टोरी स्टार्ट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तो हमने उसमें कुछ ग्रामेटिकली चीजें फाइंड आउट की थी। मैंने आपको बताया था ग्रामर के लिहाज से। इसी तरह अभी यहाँ पर भी हमें बुक में भी एक ग्रामर फोकस का पोर्शन दिया गया है कि इसमें आप ग्रामर के बारे में क्या सीखेंगे। हर चीज को करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह स्कूल आने के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ग्रामर के भी, सॉरी, इंग्लिश करने के भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश सीखने के। वो सारे रूल्स हमें कौन बताता है, ग्रामर बताता है। ग्रामर के जरिए हम सीखते हैं कि हमें कौन से इंग्लिश में, मतलब इस टाइम हमें क्या, ये जो इंग्लिश का वर्ड है ये हमारे लिए, हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या है, इसका हमारे लिए मायने क्या है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ग्रामर बताता है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि ग्रामर फोकस में हमें क्या चीजें बताई गई हैं, क्या दिया गया है हमें ग्रामर फोकस में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस विद एंड विदाउट द इन्वर्टेड कोमास।
वो कह रहे हैं नीचे आपको ये 2 सेंटेंस दिए हैं, उन्होंने कहा इनको इन्वर्टेड कोमा के साथ और इन्वर्टेड कोमा के बगैर रीड आउट करें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कोमास होते क्या हैं। ये जो आपको ऊपर 2 एक साथ कोमास डले नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है, यहाँ पे डिटेल में आपको बताया भी क्या कि इन्वर्टेड कोमास क्या होते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। वन ऑफ द पेयर ऑफ मार्क that are put at the beginning and the end of the written word or sentence to show that someone said it to wrote it. These are also known as quotation mark or speech mark. जब हम लोग किसी जुमले के वर्ड पे भी लगा सकते हैं, लास्ट भी नहीं कि जुमला किसी वर्ड या किसी जुमले के शुरू में और एंड में, जिस तरह ये एक वर्ड है ना इन्वर्टेड कोमा, जिसके शुरू में 2 कोमा लगे और इसके एंड पे 2 कोमास लगे, जब हम इसको इस तरह से करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोमास लगा दें, तो उनको हम लोग कहते हैं कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क। इनको सिर्फ इन्वर्टेड कोमास ही नहीं कहते, इनके 2 नाम और भी हैं। वो 2 नाम और क्या हैं? कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क। The word next to the inverted comma start with a capital letter. जब आपने inverted comma लगाया start में, उसका जो अगला फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि इन्वर्टेड कोमा ग्रामर में हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, या हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। द गार्डनर सेड डू नॉट प्लक फ्लावर। देखिए, द गार्डनर सेड, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस को इस कोमा के साथ 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी ये कोमा लग गया, यानी कि ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है और ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। वो कह रहे हैं द गार्डनर सेड, जो माली है उसने कहा, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। द गार्डनर सेड डू नॉट प्लक फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर क्या फर्क था, यहाँ पर इधर एक कोमा आया था, सिंगल कोमा, यहाँ पर हमने इस चीज को इन्वर्टेड कोमास में कर दिया। इन्वर्टेड कोमास में कर देना का मतलब होता है हाईलाइट कर देना कि ये जो बात यहाँ पे की जा रही है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को पॉइंट आउट करवाते हैं कि जो बात यहाँ पर की जा रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गार्डनर ने जो इंपॉर्टेंट बात है वो उसकी क्या है, अब हम इसको बिल्कुल सीधा पढ़िए। द गार्डनर सेड डू नॉट प्लक फ्लावर, बाली ने कहा पौधों को, फूलों को मत तोड़ो। तो इस पे हमने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम देखेंगे कि ये इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, इसका मतलब है ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, तभी इसको स्पेसिफाई किया गया है, इसको प्रोमिनेंट किया गया है बताने के लिए कि आप इसको गौर से समझे। तो इन्वर्टेड कोमास के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने लफ्जों को प्रोमिनेंट करते हैं, यानी उस पे लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। द गार्डनर सेड डू नॉट प्लक द फ्लावर। अब ये डू नॉट प्लक द फ्लावर किस में आ गया, इन्वर्टेड कोमास में आ गया, जिससे यहाँ पे शो हो रहा है कि इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, यानी कि तवज्जो देनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज जो आपसे कह रहे हैं, पुट इन्वर्टेड कोमास इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि इनके गिर्द इन्वर्टेड कोमास जोन से हैं वो पॉइंट आउट करें। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, और इन्वर्टेड कोमास को लगाने का एक तरीका और होता है कि जिसने जो बात कही होती है ना, उसकी कही हुई बात को आप लोगों ने इन्वर्टेड कोमास में डालना होता है ताकि पता चल जाए कि इसने क्या कहा है। जैसे वकार आस्क्ड इट इज रेनिंग, वकार पूछ रहा है इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमास में कैसे लिख सकते हैं, वकार आस्क्ड, वकार ने, अब वकार ने क्या बात पूछी थी, इज इट रेनिंग, तो इसको हमने किस में कर दिया, इन्वर्टेड कोमास में कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है द टीचर सेड स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे। द टीचर सेड, टीचर ने क्या बात कही, टीचर ने ये वाली बात कही थी, तो इसको आप लोग इन्वर्टेड कोमास में कर देंगे। और हमेशा याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमास के बाद जो भी आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल आएगा, जैसे स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे। इसी तरह से नेक्स्ट सेड सारा। अब लाजमी नहीं है कि जो बात कहने वाला हो वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आए, हम उसको सेंटेंस के लास्ट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कही गई बात को इन्वर्टेड कोमास में करना जरूरी है। आई एम गोइंग बैक नाउ, मैं वापस जा रही हूँ, सेड सारा, सारा ने कहा। मदर आस्क्ड, अम्मी ने पूछा, वेयर आर माई ग्लासेस, मेरी ग्लासेस यानी कि मेरे चश्मे कहाँ हैं। अंडरस्टैंड? अब आपको इन्वर्टेड कोमास की समझ आ गई कि इन्वर्टेड कोमास को हम लोग कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क भी कहते हैं, और किसी भी बात, किसी की भी कही हुई बात को स्पेसिफाई या जोन सा है उसको ध्यान दिलाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए हम उसके गिर्द इन्वर्टेड कोमास उसके अराउंड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करें।
कंप्लीट योर वर्क सेट द टीचर, ये कोई स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं है, आप इसको अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी आपको बिल्कुल बुक से ही नहीं दिए गए। अब सेट द टीचर, टीचर ने कहा, टीचर आपसे मोस्टली क्या कहती हैं, आप यहाँ पे कीप क्वाइट भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं लुक एट द बोर्ड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर वर्क सेट द टीचर, टीचर ने कहा कि अपना काम मुकम्मल करें। इसी तरह अहमद सेड ही इज गोइंग टू क्लीन द गार्डन, वो बाग साफ करने के लिए जा रहा है। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। सारा आस्क्ड कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ। सेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने क्या कहा मदर इज कुकिंग फूड, अम्मी खाना बना रही है। सेड माई सिस्टर, मेरी बहन ने कहा। द टूरिस्ट आस्क्ड वेयर इज द बस स्टॉप, टूरिस्ट कहते हैं जो बाहर के मुल्क के लोग आपके मुल्क में आए हो, सियाह जिसको कहते हैं तफरीह के लिए, तो वो पूछते हैं वेयर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ पर है। तो क्लियर हो गया ये आपका पोर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग फोकस। राइटिंग फोकस में है राइट अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट अ गार्डन इन योर नोटबुक, राइट द वर्ड्स इन द गिवन स्पेस यू वांट टू यूज। यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि अपनी नोटबुक में गार्डन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें, और ये जो नीचे आपको स्पेस दी गई है यहाँ पे वो वर्ड्स लिखें, उन जितने भी वर्ड्स, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा 20 वर्ड्स को, उसमें से जो मेन वर्ड्स है उनको यहाँ पे नोट डाउन करें जिनकी मदद से आप पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए वर्ड्स फिल कर रही हूँ, उन वर्ड्स की मदद से आपने अपनी नोटबुक्स में पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल आप ले सकते हैं, गार्डन ब्यूटीफुल होता है ना, फिर फ्लावर्स, गार्डन में फ्लावर्स होती है, फेंस होती है, ग्रास, क्लाउड्स, बर्ड्स, चिपिंग यानी बर्ड्स का चहचहाना वगैरह, और शाइनिंग। इन वर्ड्स की मदद से आप जो है एक अच्छा सा गार्डन के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, द रेड रोजेस। रेड रोजेस सुरख गुलाब के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से फूल जो से हैं वो हमें किस तरह से उनकी हिफाजत करनी चाहिए फूलों की, क्योंकि ये हमारी दुनिया की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम उनको तोड़ें या अपने सिर्फ थोड़ी सी तो अपने खेल के लिए उनको तोड़ के उनका नुकसान करें, हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हमें बल्कि हमें पौधों की और फूलों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, और हमें अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत देखने के लिए और इतनी खूबसूरत खुशबू वाले फूल दिए, ना कि उनको तोड़ना चाहिए। और उसके बाद जो हमने रीड किया, हम लोगों ने इसमें पढ़ा, हम लोगों ने फोनिक्स फोकस में सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड पढ़े सी और जी के। जब भी सी और जी जो से आई ई और वाई के साथ आ जाएगा वो सॉफ्ट साउंड करेगा, और जब भी सी और जी ए और यू के साथ आ जाएगा वो हार्ड साउंड करेगा। इसके बाद हम लोगों ने ग्राफ फोकस में इन्वर्टेड कोमास को देखा। इन्वर्टेड कोमास जो से हैं वो अपनी बात को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि पता चल जाए कि जिसने यहाँ पे बात कही है वो कौन सी बात कही है। उसके बाद राइटिंग फोकस से हमने देखा कि किस तरह से वर्ड्स की हेल्प की मदद से हम लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपने अपनी होमवर्क में आपकी जितनी भी कंप्लीट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंस, वो आपने अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं, और आपने अपनी कॉपीज मंडे को जो सा है वो 8 to 10 आपने सबमिट करवानी है स्कूल में। 8 to 12 o'clock तक आप लोग मंडे को अपनी कॉपी स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी असेसमेंट शीट्स जो सी हैं वो भी आप लोग मंडे को 8 to 12 के अकॉर्डिंगली टाइम स्कूल से ले सकते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड योर लेसन। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।